मंगल पांडे जैसे कितने ही वीर अगर 1857 में अंग्रेजों से लोहा ना लिए होते तो आज भी हम अंग्रेजों के सामने कुत्ते होते। कुत्ते क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वो सब बोर्ड लगा के रखते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, है ना। तो असल मुद्दे पे आते हैं। मैं लल्ला भैया फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके पास आ चुका हूं। और हम लोग का मकसद क्या है? हिस्ट्री सिविक्स में आईसीएसई में चीर देना है, 100 में से 100 लेके आना है। ठीक है, तो आज हम लोग पहला चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं हिस्ट्री का। तो एज ए रिवीजन ही इसको देखना है। ठीक है, तो क्या क्या आने वाला है इसमें? आने वाला है सिर्फ कॉजेस, ओनली द कॉजेस। क्या क्या? पॉलिटिकल कॉजेस, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है पॉलिटिकल कॉजेस। तो पॉलिटिकल कॉजेस याद कैसे रखना है? रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिशर्स कौन सा पॉलिसी अपनाए थे? पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, अपना टेरिटरी को बढ़ाने का पॉलिसी अपनाए थे। ठीक है, तो मेनली कितना टाइप का पॉलिसी वो इंट्रोड्यूस किए? 4 टाइप का। सो द ब्रिटिश ट्राइड टू एक्सपेंड देयर पॉलिटिकल पावर इन 4 वेज। 4 तरीका। पहला क्या है? बाई आउटराइट वॉर्स, मतलब लड़ के। ठीक है, तो उस समय यूनिटी का थोड़ा प्रॉब्लम था, सब कोई को पावर चाहिए था, तो सब आपस में ही लड़ते थे, तो ब्रिटिशर्स आसानी से जीत गए, है ना। आसानी से नहीं, लोहा तो लेना पड़ा, बट छोड़ो। तो टू एक्सपेंड देयर टेरिटोरियल अंपायर, ब्रिटिशर्स fought many wars like बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, है ना। तो यह ईटीसी भी लिख सकते हो। बहुत सारे वॉर लड़े ब्रिटिशर्स ने, और जीतने के बाद उस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो पहला क्या हो गया? बाई आउटराइट वॉर्स। ये किसके अंडर आएगा? पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में। दूसरा है सब्सिडियरी अलायंस। ये क्या है? एक सिस्टम है। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन है? वेलेस, है ना, वेलेस्ले। ठीक है, इसको याद रख लेना, वेलेस्ले, भूलना नहीं है। सब्सिडियरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ले। चलो, इसका प्रोविजन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इसमें होता क्या था। तो होता क्या था इसमें? जो भी इसे अपना लेता था कोई भी टेरिटरी, तो उसका मतलब हुआ डेट टेरिटरी और डेट अंपायर एक्सेप्टेड द ब्रिटिश एज सुप्रीम पावर। दूसरा, सरेंडर देयर फॉरेन रिलेशन, किसी के साथ कुछ रिलेशन नहीं रखना है। एक बार उसके साथ आ गया रिलेशन में, दूसरे के साथ रख पाओगे? दिक्कत हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो दिक्कत हो जाएगा। वुड नॉट एंटर इनटू एनी अलायंस, किसी के साथ अलायंस रख पाओगे? एग्रीमेंट कर पाओगे? बहुत दिक्कत हो जाता है कि नहीं? हाँ। देन एग्रीड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स। अब कोई भी अंपायर सब्सिडियरी अलायंस को अगर वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके अंदर कौन रहेगा? ब्रिटिश ट्रूप्स रहेंगे। ठीक है, फिर है, तो इतना सब मान लेने के बाद, मान लेने से होगा क्या? डेट अंपायर विल लूज इट्स इंडिपेंडेंस, सो वर्चुअली लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। तो इसी को पॉइंट वाइज लिख दोगे, हो गया काम खत्म। ठीक है। तीसरा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इसको इंट्रोड्यूस कौन किए? दाल भात, दाल हाउजी। ओके, लॉर्ड दाल हाउजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इसमें क्या था कि कोई भी राजा अगर उनका कोई अपना बेटा नहीं है और गोद ले लिए, ठीक है, तो उनका डेथ अगर हो जाता है राजा का, तो जो गोद लिया हुआ बेटा है वो उनका प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। वो किसका हो जाएगा? वो कंपनी का हो जाएगा। ठीक है सर, कंपनी कंपनी का है बोल रहे हैं क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया में। कंपनी, ठीक है, याद रखना। तो लिखना कैसा है? इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हेयर, है ना, हिज किंगडम वुड कम अंडर द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया। ठीक है, तो याद क्या रखना है? सतारा, झांसी, नागपुर, ये सब
अंपायर है जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर एनेक्स कर लिया गया था। सतारा पहला था। फोर्थ, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल। अब फिर से देखो दाल भात। 1856 में क्या किए, अवध का जो राजा थे नवाब वाजिद अली साहब, वो बोले ओ नवाब साहब आप अपना ना अंपायर को ठीक से चला नहीं रहे हैं, तो अभी कंपनी का हो गया। ले, ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था। उसी को बोलते हैं ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल, आप ठीक से गवर्न नहीं कर रहे अपना अंपायर को, तो डलहौजी अवध को एनेक्स कर लिए। तो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन का ये चारों क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। डिसरेस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। बहादुर शाह से क्या याद आया, लास्ट मुगल रूलर वाज द लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह। तो बहादुर शाह के साथ क्या किए ब्रिटिशर्स ने कि डलहौजिया हर जगह announced that he would not be permitted to use Red Fort as their palace। जो उनका पैलेस है रेड फोर्ट, अब तुम यूज नहीं कर पाओगे, जाओ कुतुब मीनार का बगल में कहीं रहो, ठीक है। दूसरा, फिर कनिंग आया है ना, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। वो क्या बोले कि बहादुर शाह जी आपका जो सक्सेसर है ना, वो आप जब मर जाएंगे तो वो इंपीरियल टाइटल यूज नहीं कर पाएंगे। Lord Canning announced that after the death of Bahadur Shah, his successor would not be allowed to use imperial titles। राजा महाराजा धीराज वो सब यूज नहीं कर पाएंगे, वही चिंटू मिंटू सिंटू पिंटू किंटू है ना, वही सब यूज होगा। नेक्स्ट इज डिसरेस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह या डिसरेस्पेक्ट शोन टू नाना साहेब, वो भी लिख सकते हो। ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब, ये भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो नाना साहेब के भी साथ क्या हुआ, उनका पेंशन को स्टॉप कर दिया गया। ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू पे पेंशन, दे वर पेइंग टू बाजीराव टू। तो बाजीराव के बाद कौन आए, नाना साहेब। तो बाजीराव को क्या मिलता था, पेंशन मिलता था ब्रिटिशर से। तो जैसे नाना साहेब आए, नहीं देंगे तुमको, जा क्या कर लेगा, जा नहीं देंगे, ला ऐसा हाल हो गया। देन इज एब्सेंटी सोवर्जिनिटी ऑफ द ब्रिटिश। इसका मतलब क्या है, इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंग्लैंड। यहां पे थोड़ी गवर्नमेंट है ब्रिटिश का, वो तो कहाँ है, इंग्लैंड में है। उसी का एब्सेंटी सोवर्जिनिटी ऑफ द ब्रिटिश का मतलब यही है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, मुगल रूलर या पहले जो भी राजा रानी रूल किए इंडिया में, वो इंडिया में रहे, वहां का रेवेन्यू कलेक्ट किए और इंडिया का भी डेवलपमेंट हुआ। पर ब्रिटिशर्स ये नहीं किए, यहाँ का पैसा सब उधर लेके चले गए। तो अर्लियर रूलर्स लाइक मुगल्स कलेक्टेड रेवेन्यू एंड स्पेंट इन इंडिया ओनली, बट इन केस ऑफ ब्रिटेन इंडिया फेल्ट दैट इंडियाज वेल्थ बीइंग ड्रेन्ड टू इंग्लैंड। बस, तो पॉलिटिकल क्लियर हो गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सोशियो रिलीजियस कॉजेज। तो सोशियो मीन्स सोसाइटी से रिलेटेड एंड रिलीजियस मीन्स रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है। टॉपिक को हमेशा पकड़ के रखना, तभी पॉइंट सब आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरफेरेंस विथ सोशल कस्टम्स, जो सोसाइटी में जो प्रैक्टिसेस था उसमें टांग अड़ाना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशर्स, ठीक है। क्या टांग अड़ाया, जो हम लोग का प्रैक्टिस था सती सिस्टम, उसको एबॉलिश कर दिए। इंट्रोडक्शन ऑफ विडो रीमैरिज, तो दीज वेयर नॉट वेलकम्ड बाय द इंडियंस। तो हम लोग का भले जो भी ये हो प्रैक्टिस हो, तुम कहे टांग अड़ाओगे, है कि नहीं। भले सती वॉज द एबल प्रैक्टिस, बट वाई यू विल इंटरफियर इन आवर मैटर। चलो सेकंड में एप्रीहेंशन अबाउट मॉडर्न इनोवेशन, मतलब अगर अभी तुम्हारी दादी या कोई भी जो ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है और अचानक से दे दो मोबाइल और बोले देखो पापा मोबाइल में है, बात कर रहे हैं, बोलेंगे अरे पापा मोबाइल का अंदर, उनको थोड़ी पता वीडियो कॉल चल रहा है। तो इंडियंस को भी जो मॉडर्न नया नया रेलवे आ रहा था, टेलीग्राफ आ रहा था, तो उसी में हम लोग थोड़ा सस्पिशन का नज़र से देख रहे थे कि ये है का, ये सब का है, इससे का करेंगे ब्रिटिशर्स। तो वही है। तो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, रेलवे एंड टेलीग्राफ विच वाज मिसअंडरस्टूड बाय द इंडियंस। हम लोग को समझ में नहीं आया का है। हम लोग को क्या लगा, इंडियन बिलीव दैट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डिफाई देयर कास्ट एंड
रिलीजियन, डिफाई देयर कास्ट एंड रिलीजियन। क्यों? क्योंकि रेलवे में जब एक साथ हायर कास्ट लोअर कास्ट पहले बहुत चलता था नहीं सब, तो सबको लगा कि हमको छोटा जाति के साथ बैठा देगा तो मेरा तो जाति ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सोच था। नेक्स्ट इज पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ब्रिटिशर्स अभी बताए ना हम लोग को क्या समझते थे, इसीलिए समझते थे, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स वेयर रूड एंड एरोगेंट टुवर्ड्स द इंडियंस, हम लोग के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। एंड दे थिंक व्हाट, दैट दे आर सुपीरियर टू इंडियंस, हम लोग सुपीरियर हैं तुम लोग से, ये समझते थे वो। क्लियर? नेक्स्ट इज करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो द पुलिस एंड द ऑफिशियल्स क्या थे? करप्ट, उस समय भी करप्ट थे। पर तुम लोग जब बड़ा होके बनोगे तो इसको नहीं करना है और देश को एकदम आसमान की ऊंचाई तक लेके जाना है ना? अभी भी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, दो राय नहीं है। चलो नेक्स्ट इज एक्टिविटीज ऑफ मिशनरीज। तो मिशनरीज का क्या रोल था? सो ब्रिटिश स्टार्टेड इंटरफेयरिंग विद द लोकल रिलीजियस एंड सोशल कस्टम। हाँ ये तो हो गया। वो किए क्या? दे डिनाउंस्ड आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा बोले नहीं करना, बंद करो ये सब, ओके। और हम लोग को क्या लगा, जो उनका मिशनरीज सब है ना, क्रिश्चियन मिशनरीज, वो क्यों लाए हैं? ताकि हम लोग को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें, ठीक। फिर है फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। अब नया नया एजुकेशन आ गया, वेस्टर्न। पढ़ रहे थे हम लोग अपना रिलीजन वाला टेक्स्ट बुक, अचानक से इंग्लिश अंग्रेजी आ गया, तो उससे भी हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, है कि नहीं? हाँ हो जाएगा। सो दिस वेस्टर्न एजुकेशन वाज नॉट वेलकम्ड। अभी तुम लोग को नया फ्रेंच में पढ़ाने लग जाए तो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा। तो वही हुआ, इट वाज नॉट वेलकम्ड बाय द इंडियंस। व्हाई? बिकॉज हम लोग को लगा इट वाज एन अटेम्प्ट टू डिस्करेज ट्रेडिशनल एंड इस्लामिक स्टडीज। हम लोग का जो चल रहा है पढ़ाई, अगर दूसरा फ्रेंच अभी आ जाए तो लगेगा फ्रेंच ज्यादा ऊपर है और जो अभी पढ़ा, जो तुम लैंग्वेज में पढ़ रहे हो वो नीचे है कि नहीं? तो वही लगा कि हम लोग जो पहले पढ़ रहे हैं इस्लामिक और हिंदू स्टडीज, वो डिस्करेज करने के लिए वो अपना पढ़ाई को ऊपर बता रहा है और हम लोग का पढ़ाई को नीचे बता रहा है। सही है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। एक नया प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर दिए। वो क्या था? द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1850। ठीक है, वो क्या किया? हिंदू लॉ प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अगर तुमको पापा का प्रॉपर्टी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? रिलीजन चेंज करना पड़ेगा। देख लो क्या क्या कर रहा था ब्रिटिशर्स। इट अलाउड कन्वर्शन फ्रॉम हिंदू टू अदर रिलीजन्स टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर। क्योंकि ब्रिटिशर्स तो सब कैप्चर कर ले रहे थे ना, चलो चाहिए तुमको, हाँ चलो चेंज कर लो, ये हाल था। तो अंडरस्टूड सोशो रिलीजियस कॉजेस। आगे बढ़े, चलो बढ़ते आगे। अब है इकोनॉमिक कॉजेस। देख लो इतना पैसा मोटू ले लेके, पूरा पैसा लेके भाग गया ये सब हम लोग का। तो वही है इकोनॉमिक कॉजेस रिलेटेड टू मनी। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस, तो जिससे जिससे हम लोग पैसा कमाते थे उसको पूरा क्या किया? एक्सप्लॉइट करके रख दिया, धज्जियां उड़ा दिया। कैसे उड़ाया? तो पहले इंडिया क्या था? एक एग्रीकल्चरल लैंड था, उसको क्या बना दिया? इकोनॉमिक कॉलोनी। बस अपना फायदा के लिए यूज कर रहा है। कैसे? इंडिया वॉज फोर्स टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स लाइक रॉ कॉटन एंड सिल्क। किसका लिए? अपना इंडस्ट्री बना के रखा है ना, वहां इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था उस समय। तो रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से? इंडियंस को बोलता था चल होगा, चावल उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है, बंद करो ये सब, कॉटन उगाओ, कॉटन सिल्क उगाओ। इंडिया वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट रेडीमेड ब्रिटिश गुड। अब यहाँ से तो लेके जाता था, वहां पे उसको मैन्युफैक्चर करके एक फिनिश गुड सामान बना के लेके, यहाँ से रुई लेके जाता था, तकिया बना के लाता था और हम ही लोग को बोलता था खरीदो रे, नहीं खरीदो मारेंगे डंडा से। देख लो ये हाल। नेक्स्ट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो पूरा पैसा कहाँ जा रहा है? इंडिया के लिए तो यूज नहीं कर रहा है, लेके जा रहा है इंग्लैंड। तो ब्रिटेन दे स्टार्टेड प्लंडरिंग इंडियाज रॉ मटेरियल रिसोर्सेस वेल्थ। जहां से मिला वहां से लूटना, पूरा लूटाई चल रहा था ब्रिटिशर्स का। ठीक है,
तो क्या लुटाई चल रहा है? वेल्थ। कहां से कहां तक? इंडिया से इंग्लैंड तक। फॉर विच इंडिया डिड नॉट रिसीव एनी इकोनॉमिक रिटर्न, जिसके लिए हम लोग को कुछ नहीं मिला, खाली वो लूटते ही रह गए। ठीक है। और ये जो लुटाई जा रहा था वो किसके फॉर्म में जा रहा था? सैलरी के फॉर्म में जा रहा था, इनकम, सेविंग्स ऑफ द इंग्लिशमैन, और बहुत सारा सोर्स था। उससे अपना पूरा पैसा, इंडिया का पैसा लेके चल गया कहाँ? इंग्लैंड। इसी को बोलते ड्रेन ऑफ वेल्थ। दादा भाई नारोजी से रिलेटेड है वो, आगे वाला में बता देंगे। नेक्स्ट इज डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट। तो इंडिया में पहले ज्यादातर क्या थे? कॉटेज इंडस्ट्री थे, हैंडीक्राफ्ट थे। तो वो क्या किए? इसको भी खत्म कर दिए। कैसे? हेवी ड्यूटी, मतलब टैक्स, पैसा ज्यादा इंपोज कर दिए। तो हेवी ड्यूटीज ऑन इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल डिस्ट्रॉयड द इंडियन इंडस्ट्रीज। टैक्स से लगा दिए। 10 रुपया का सामान है, बोले 20 रुपया देगा तुम, कौन इंडस्ट्री लगाएगा? है कि नहीं? छोटा मोटा तो इंडस्ट्री है, कॉटेज मतलब क्या? छोटा मोटा घर में इंडस्ट्री, उसको खत्म कर दिए। उसके चलते द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग बिकेम एक्सटिंक्ट। अब इतना टैक्स कर दिया, इसमें काहे काम करेंगे? खत्म हो गया ये भी पूरा। क्लियर? फिर है इकोनॉमिक डिके ऑफ पेजेंट्री, मतलब फार्मर्स। उनका साथ तो सबसे बुरा हुआ। क्या हुआ देख लो। लैंड में ही पूरा रेवेन्यू एकदम जितना हो सके लूटो, क्योंकि उस समय इंडिया क्या था? मेन सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता था? लैंड से। तो उसी में पैसा पूरा बढ़ाते चल गया, इतना टैक्स दोगे, इतना टैक्स दोगे। तो उसका सहे कौन? पीजेंट्स, फार्मर्स। तो उसके चलते क्या हुआ? इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू फोर्स्ड मेनी पीजेंट्स इनटू इनडेप्टेडनेस। कर्जदार बन गए बेचारे सब, टैक्स पे करने के लिए कर्जदार। ये हाल है। ठीक है। और देंगे किनको? जमींदार। तो पहले जमींदार थोड़ा समझते भी थे कि चलो ठीक है, इस बार उपजाए, क्रॉप नहीं हुआ है तो बाद में दे देना। पर ब्रिटिशर्स बोले नहीं, हमको पैसा चाहिए तो चाहिए। तो जो ट्रेडिशनल जमींदार थे उसके साथ क्या किए? दे वर रिप्लेस्ड बाय मर्चेंट एंड मनी लेंडर्स हु वर नॉट कंसर्न फॉर द पीजेंट्स। नहीं दोगे? कैसे नहीं दोगे? पर बर्तन उठा के ले जाएंगे तेरा। कैसे नहीं दोगे? प्रॉपर्टी छीन लेंगे। कैसे नहीं दोगे? मारते लगता था। So economic decline of peasants affected cultivation and led to many famines, जिसके चलते कल्टीवेशन हो ही नहीं रहा है, फूड क्रॉप्स कोई ग्रो कर ही नहीं रहा है। और उसके चलते क्या हुआ? फेमाइन ब्रोक आउट, सुखाड़, खाने पीने का कमी, जिसके चलते लाखों लाखों इंडियंस मरने लगे थे। चलो क्लियर? अब है इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, इफ नहीं है इन ह्यूमन ट्रीटमेंट टू इंडिगो कल्टीवेटर्स। तो इंडिगो क्या है? इंडिगो एक तो क्रॉप का नाम है जिससे क्या बनाया जाता है? डाई। उजाला सुने हो ना? उजाला, चार बूंदों वाला, ऐसी से करके आती थी ना एक तो, हाँ वही है इंडिगो। तो पीजेंट्स वेर फोर्स टू कल्टिवेट ओनली इंडिगो, अपना इंडस्ट्री में लगाने के लिए, मतलब सब उजाला नहीं करने के लिए, मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए, ताकि बेचेगा मार्केट में। तो इसलिए तुम क्या उगाओगे? इंडिगो उगाओगे। अगर तुम कोई और प्लांट उगाया, इफ दे प्लांटेड एनीथिंग एल्स दे वेर डिस्ट्रॉयड। गेहूं लगा दिया, जला देगा उसको, काट के फेंक देगा पूरा है। ओके। बदले में जितना कैटल उटल है उसका, बकरी उकरी, दो तो बच्चा भी साथ में लेके चल जाता था। का है? तुम इंडिगो नहीं उगाया इसीलिए। सो दीज आर व्हाट? इकोनॉमिक कॉजेज। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है मिलिट्री कॉजेज। मिलिट्री कॉजेज मतलब रिलेटेड टू आर्मी। तो आर्मी के भी साथ देखो वो सब क्या किए, बदमाश सब। इल ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। तो हम लोग के साथ, इंडियंस के साथ इल ट्रीटमेंट हुआ। कैसे? इंडियन सोल्जर्स वेर पुअरली पेड। सेम पोस्ट में है इंडियन सोल्जर भी और ब्रिटिश सोल्जर भी। तो इंडियन वाला को दे रहा है 1,000, वही ब्रिटिश सोल्जर को दे रहा है 10,000। इससे करता है। फिर इंडियन सिपॉइज वेर फॉरबेड फ्रॉम वेयरिंग कास्ट और एनी सेक्रेटेरियन मार्क, और बियर्ड वर्ड रखने मना करता था, टर्बन उर्बन बांधने मना करता था। ठीक है। नेक्स्ट इज जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये सब जितना भी कॉज आ रहा है चार चार कम से कम याद रख लेना। ठीक है, ये सब जो दिए हैं इसको लिख के एक दो लाइन में जैसे लिखे एक्सप्लेन कर देना। और जिसमें थोड़ा स्टार दे रहे हैं वो सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो जनरल सर्विस इंलिस्टमेंट एक्ट कब पास हुआ? 1856 में। तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द इंडियन सोल्जर्स कुड बी सेंट ओवरसीज ऑन ड्यूटी, मतलब समुंदर का पार इनको अब काम करने के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, पर जो ब्राह्मण्स थे ना उनको लगता था कि अगर हम समुंदर पार करेंगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म, ऐसा सोच था। ठीक है, तो दिस हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द ब्राह्मण सोल्जर्स। एक्सक्यूज मी, क्लियर? सो दिस एक्ट इट वाज अ टैबू फॉर अ ब्राह्मण टू क्रॉस द सी। चलो आगे बढ़े। ब्लीक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन। तो प्रमोशन का नाम पे कुछ नहीं था, क्या था? सूबेदार था, बस हाईएस्ट पोजीशन सूबेदार था। क्योंकि जितना भी हायर पोजीशन था ना वो किसके लिए रिजर्व था? ब्रिटिशर्स के लिए। सो ऑल हायर पोजीशन इन एम्प्लॉयमेंट वे रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिशर्स। क्लियर? एंड इंडियन सिपॉयज कुड नॉट राइज अबव द रैंक ऑफ अ सूबेदार। क्लियर? देन इज फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स। तो प्लेसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हैड नो ब्रिटिश आर्मी। तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन मतलब अगर तुम लड़ाई करना है, हम ऊपर में है तुम नीचे में हो, तो ज्यादा लात कौन खाएगा? है जो नीचे में हो ना, तो वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन हो गया। ठीक है, तो ये जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ ना, तो जितना भी मेन मेन पोजीशन था वहां पे ब्रिटिश आर्मी नहीं थे। कौन थे? प्लेसेस वेर होली हेल्ड बाय द इंडियन सोल्जर्स। तो इसका हम लोग को फायदा मिला। देन इज डिप्रीवेशन ऑफ अलाउंसेस। तो मिलिट्री के साथ और द इंडियन सिपॉइज के साथ अलाउंसेस मतलब जो फैसिलिटीज, अलग से जो फैसिलिटी होता है उसके साथ क्या हुआ? तो इंडियन सिपॉइज were required to serve away from their homes without any extra payment and additional भत्ता। भत्ता मतलब जो फॉरेन अलाउंस मिलता है ना उसी को भत्ता बोलते हैं। तो इंडियंस के लिए ये बंद कर दिया गया, तुम लोग को एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, जितना सैलरी उतना में ही करना होगा सब। ओके, प्लस एक तो एक्ट निकाल दिया, पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854, अकॉर्डिंग टू विच संदेश से आते हैं वाला गाना नहीं सुन पाओगे तुम लोग। क्या है? This act withdrew the privilege of free postage enjoyed by the sepoys। तो फ्री में जो पोस्ट आता था ना वो बंद। अब कैसे पता करेंगे क्या हो रहा है गांव में? देख लो ये हाल हो गया। क्लियर ऑल ऑफ यू मिलिट्री कॉजेस? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज का मतलब क्या होता है? इमीडिएट कॉज का मतलब होता है जैसे पॉलिटिकल कॉज का मतलब हुआ कि तुमको हम जाने से रोक दिए, ये जगह से मत जाना, ये एरिया मेरा है, तो पॉलिटिकल कॉज आ गया, तो गुस्सा पर हुआ तुम, है कि नहीं? फिर सोशियो रिलीजियस कॉजेस, बोलेंगे यहाँ पर मेरा मेरा मंदिर है, तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तो ये हो गया सोशियो रिलीजियस कॉजेस, गुस्सा तो हो गए। फिर थर्ड हो गया मिलिट्री कॉज। फिर हम क्या लगा देंगे वहाँ पे? ये लगा देंगे, 2 ठो गार्ड लगा देंगे, जैसा आएगा मारना है इसको। तो मिलिट्री कॉज हो गया कि तुम और गुस्सा हो जाओगे कि ऐसे ही से कर रहा है। तो इसमें भी कॉज सब देखे ना, पर एक दिन आएंगे और तुमको एक थप्पड़ मार देंगे चटाक, तो उस दिन पूरा हो जाएगा बढ़िया से लड़ाई, है कि नहीं? तो हम लोग को लड़ाई, गुस्सा तो था ब्रिटिशर से, पर हम लोग कौन सा इवेंट हुआ जो हम लोग मारना स्टार्ट कर दिए ब्रिटिशर्स को? वही है इमीडिएट कॉज। ठीक है, तो इमीडिएट कॉज क्या है? एकदम अच्छे से याद रखना, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, ये देखो यही है, राइफल का ही नाम है ये, इनफील्ड राइफल। तो इसमें क्या था? इसमें जो कार्ट्रिज यूज करते थे, जो गब्बर सिंह वाला नहीं लटकाया रहता था कार्ट्रिज, जो कार्ट्रिज इसमें यूज करते थे, द कार्ट्रिज यूज्ड इन द राइफल वेर सेड टू बी ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। ये कार्ट्रिज को क्या से ग्रीस किया जाता था? चर्बी से। किसका? काउ एंड पिग का चर्बी से। ग्रीस्ड पेपर ऑफ द कार्ट्रिज हैड टू बी बीटन ऑफ विद द
it before loading them into the rifle. अब इसको इसमें लोड करने से पहले कार्ट्रिज को खोलते थे, और खोलने के लिए लग जाता था कुछ, है ना, तो वही क्या था, फैट। ठीक है, तो thus Hindu and Muslim soldiers refused to use this cartridge, okay, because it was taboo for both the religions, Hindu also and Muslim also. इसीलिए मंगल पांडे बोले एकदम यूज नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। उनको बोले नहीं करना पड़ेगा, उठे और दे दिए। बंगाल बैरकपुर के थे ना वो, दिए पूरा बढ़िया से, ब्रिटिश पूरा इंजर्ड कर दिए, उड़ा दिए। बट अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर्स पावरफुल थे तो उनको हैंग कर दिया गया। बस उसी में से चिंगारी जला और रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया ये रिवोल्ट, आज़ादी नहीं मिल पाया, है कि नहीं। तो सिलेबस में ये नहीं है, पर सिलेबस में ये है कॉन्सिक्वेंसेस। दो वी हैव नॉट गॉट द इंडिपेंडेंस, बट इसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ रहा। क्या क्या है, मेन एंड ऑफ कंपनी रूल। तो टिल 1857 कौन था इंडिया में रूल कर रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन मत बोल देना, गवर्नमेंट नहीं था उसका, कंपनी था। तो ये बंद, खत्म। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ, अकॉर्डिंग टू विच इट ट्रांसफर्ड द पावर टू गवर्न इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल था वो टाइटल को किस में चेंज कर दिया गया, वाइसरॉय। गवर्नर जनरल वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। ये इंपॉर्टेंट है। पहला वाइसरॉय इंडिया का कौन बने, वही कैनिंग, कनिंग। ठीक है, चलो दूसरा, क्वींस विक्टोरिया प्रिक्लेमेशन। अब रानी जी आई, वो क्या बोली, ठीक है, वो तो बोल दी ये करेंगे, तो उसको पब्लिकली कौन अनाउंस किए, वही वाइसरॉय जी आएंगे ना, है कि नहीं। चापलूसी का तो कमी है नहीं। तो कनिंग जी आए 1 नवंबर को इलाहाबाद में, वहां पे अनाउंस कर दिए कि रानी जी देखो तुम लोग के लिए क्या क्या चाहती है, सुनाइए क्या क्या चाहती है। नॉन इंटरफेरेंस इन सोशल एंड रिलीजियस मैटर। हम लोग ब्रिटिशर्स अभी तुम लोग का रिलीजियस और सोशल मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्या है, समझ गया, इतना मैं ही समझ गया। चल नेक्स्ट इज ट्रीट ऑल सब्जेक्ट इंडियन ब्रिटिशर्स इक्वल। अच्छा, इंडियन और ब्रिटिशर्स को इक्वल समझेंगे। पहले हम लोग को कुत्ता बोल रहे थे, अभी इक्वल समझेंगे। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया दी है लिख के। देन ग्रांट पार्डन टू ऑल दोज हु टेकन पार्ट इन द वॉर एक्सेप्ट हु वेर फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ ब्रिटिशर्स। तो जो भी वॉर में हिस्सा लिया उसको भी छोड़ देंगे, पर जो ब्रिटिशर्स को मारा है उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, और तुम लोग का जो मारा है वो, ओके। नेक्स्ट इज वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन पीपल। अच्छा ठीक है, बोल दी, अंडरस्टूड। क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। नेक्स्ट इज चेंजेस इन द आर्मी। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब है इंपॉर्टेंट जो रिवाइज करा रहे हैं। चेंजेस इन द आर्मी, आर्मी में वो क्या चेंज किए, डर गए अब रिवोल्ट को देख के। तो स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स इन द इंडिया वाज इंक्रीज्ड। बाहर से और आ गए कि बढ़ाओ रे, यूरोपियन सोल्जर्स का नंबर बढ़ाओ थोड़ा। जहां पे स्ट्रैटेजिक पोजीशन वाला जो देखे थे, वहां पे किनको दिया गया पोजीशन, यूरोपियंस को। यूरोपियंस वर केप्ट इन की जियोग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजीशंस। नेक्स्ट इज द सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड एमुनेशंस वर प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ यूरोपियंस। हम लोग को डंटा उंटा खाली दे रहे हैं इंडियन सिपाहीज को, और खुद बजूका ग्रेनाइड राइफल उफल खुद रख रहे हैं। देख रहे डर, अरे हम लोग बिना इसका भी उखाड़ देते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं था। ओके, आजा। देन इज न्यूज़पेपर जर्नल्स, ये सब जो है वेर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द सोल्जर्स। ये सब बंद कर दिया गया। वाई? ताकि बाहर क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं चले। क्योंकि ये जो स्टार्ट हुआ था कहाँ से, मंगल पांडे जी से स्टार्ट हो गया था। देख लो डर, पर डर का माहौल बन गया था, खाली स्टार्ट करने का देरी है कि नहीं। तो इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन,
कीप स्माइलिंग, लल्ला भैया इज देयर, डोंट वरी। सिविक्स तो खत्म हो ही गया, हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा, और एग्जाम से पहले तक पूरा एकदम चीरने के लिए प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।